सभी को नमस्ते। इस मेट्रोपॉलिटन सिटी की एक विशेषता ये है कि इतना कंजेशन होता है कि आप कितना भी लक्ष्य बनाए हैं, हम समय से पहले पहुंच जाएं, लेकिन विलम्ब हो जाता है। मैं क्षमा चाहता हूं संस्था से भी और इग्नू से भी और लखनऊ सेंटर से भी और सभी ऑडियंस से भी कि थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है कभी-कभी। तो आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों को इनिशियल लेवल पे जो सामाजिक संरचना का लोगों ने पश्चिमी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है और समाज को संरक्षण स्ट्रक्चरल पैराडाइम दिया है और साथ में एनोलॉजी सादृश्य बनाने का प्रयास किया है कि समाज और अन्य जो निर्माण है वो समदृश्य हैं। एनोलॉजी की बात की गई है, मैं उससे संबंध पे आऊँगा। जैविक सादृश्य जैसे स्पेंसर ने जो दिया जैविक सादृश्य को फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, दो महत्वपूर्ण कृतियाँ थी, उस पर मैं आऊँगा। और एडगर ब्राउन का योगदान क्या है सोशल सामाजिक संरचना एक वास्तविकता है। अगर देखा जाए एडगर ब्राउन ने सबसे अधिक फोकस किया था, मैं इस पे आऊँगा। इवांस ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उस पर भी आऊँगे और लेविस्ट्रास एडविन लीच का योगदान क्या है उस पर से भी मैं आऊँगा। ये शुद्ध रूप से एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट है और उस एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट के माध्यम से पूरे समाज की व्याख्या करने की कोशिश किया गया है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी का विषय है ये। शुद्ध रूप से हम दो प्रकार के पैराडाइम को हम देखेंगे, दो समरूपावली देखेंगे। एनोलॉजी के रूप देखेंगे, स्ट्रक्चर का रूप और उसका फंक्शन का रूप देखेंगे। संरचना प्रकार भी देखेंगे जो बाद में इसका रॉबर्ट के मैटर ने इसे पोस्टुलेट किया था और क्रिटिसाइज करके उन्होंने डेवलप किया था ब्राउन और मिल्नोव्स्की के ऊपर। हालांकि इसमें मिल्नोव्स्की का कंसेप्ट का योगदान इसमें नहीं आया क्योंकि फंक्शनल पैराडाइम है। तो स्ट्रक्चरल पैराडाइम पे हम आ जाएंगे, तो स्ट्रक्चरल पैराडाइम को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और मैं थोड़ा सा जो ब्राउन ने थोड़ा सा कोशिश किया है, स्पेंसर ने भी बताने की कोशिश किया है कि एक घर का निर्माण होता है, घर के निर्माण में अलग अलग कमरे होते हैं, उस कमरे में उसकी अपनी विशिष्ट पहचान होती है, और उस विशिष्ट पहचान के माध्यम से उस कमरे की एक फंक्शन बन जाता है और पूरे पूरे घर के आवश्यकताओं को एक घर जैसा एक नया एक पूरे स्ट्रक्चरल जो उनकी योगदान है उसको वो प्रतिबिंबित करता है। तो जैसे मान लीजिए बताया गया कि भोजन बनाने के लिए कमरा होता है और पूजा घर होता है, शयन कक्ष होता है। पूजा घर में विभिन्न प्रकार की चीज़ें रखी होती हैं। जब कोई चीज़ आता है लगता है कि दिया है, धूप अगरबत्ती है, मोरपंखी है, अन्य प्रकार की मूर्तियाँ हैं, विभिन्न प्रकार के ईश्वर की जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं या उनका, तो उस प्रकार से जुड़ी हुई एक पूजा घर के कहेंगे। फिर अनाज के लिए एक भोजन, अनाज के लिए एक कमरा होता है, स्टोर रूम होता है, तो एक स्टडी रूम भी होता है, शौचालय अगर उनके पास बजट है तो अतिथि कक्ष भी होता है, शौचालय स्नान घर तो सब में होता ही है। तो ये मिला के एक पूरा मकान का कंसेप्ट आता है और मकानों में विभिन्न प्रकार का जो जैसे कमरे हैं वो इस बात का द्योतक है कि भूमि का एक विशिष्ट भाग जिस प्रयोजन के लिए चिन्हित किया गया है उसी आधार पर उसका नामकरण भी किया जाता है। जहाँ जगह की कमी होती है वहाँ तो इतने सारे कार्य संभव नहीं होते हैं और जहाँ पे जगह होते हैं, उनके पास संसाधन होते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के, नहीं तो एक ही कक्ष में विभिन्न प्रकार के एक ही कक्ष में अगर छोटे 2 कक्ष हैं तो 2 कक्ष में जितने भी आवश्यकताएँ हैं आवश्यकताओं से एक जगह सुनिश्चित कर दी जाती है और उसी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति लोग करते रहते हैं। कमरों में दरवाजों से प्रवेश फिर देखेंगे वहाँ पे घर के विभिन्न कमरे एक दूसरे आपस में जुड़े होते हैं। इन कमरों का जो रास्ता होता है वो आंतरिक जो गलियारा होता है एक दूसरे आपस में जुड़े होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने की सुविधा रहती है। कमरों में दरवाजों से प्रवेश होता है। मेन दरवाजा होता है वो जो जोड़ता है सबको, वो जोड़ता है और वहाँ से जब तक वो बंद हो जाता है तो पूरा कमरा बंद हो जाते हैं। तो इन कमरों की बाहरी जगत से संपर्क भी इन्हीं दरवाजों, इन्हीं की खिड़कियों और इनमें बनी हुई वातायनी से ही होती है और जब ये बंद हो जाते हैं तो इसके सब कुछ बंद हो जाता है। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि जब पुनः दरवाजे खुलते हैं तो उसका संपर्क भवन के अन्य हिस्सों से जीवंत हो उठता है। तो घर में प्रत्येक कमरे की अपनी एक सीमा होती है या कमरे की विशिष्टता ही है जो उस घर के दूसरे कमरों से अलग करती है। फिर भी यह एकदम पृथक सत्ता नहीं है।
जैसे कि उन्हें कमरे से संबंध एक विशिष्ट रूप में परिभाषित किया गया है। जैसे कि हम देखेंगे कि अध्ययन कक्ष है, तो शयन कक्ष है, तो ये क्या कहेंगे, वो कमरे के विशिष्ट उसके कैसा बनाया जाएगा वह, उसकी विशिष्टता होती है कि इतने में यह बनेगा और उसका उसका इतना उपयोग है। तो उस हिसाब से वो उस कक्षों को बनाया जाता है। शयन कक्ष बड़े बनाए जाते हैं, स्टडी हॉल जो ड्राइंग रूम होती है वो थोड़ा-सा बड़ा बनाया जाता है। तो ये कोई विभिन्न प्रकार की उनकी जो विशेषता है उस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है कि पूरी जो संपूर्णता है वो समरूपता के रूप में हम दिखाई पड़ता है। इस सादृश्य को अगर ये थोड़ा-सा आगे हम गाँव पे ले चलें, पड़ोस के ले चलें घर, तो पड़ोस को भी घरों के समूह के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जहाँ प्रत्येक ग्राम या पड़ोस अपनी संपूर्णता बनाए रखता है, फिर भी यह विशाल इकाइयों का एक ही भाग है। प्रत्येक गाँव या पड़ोस की अपनी एक सीमा निर्धारित होती है, इसकी अपनी अलग पहचान होती है, तथा साथ ही दूसरे गाँव व पड़ोसियों से अनेक संबंध होते हैं। ठीक जैसे ही घर के आंतरिक मार्ग, गलियारे और वीथियाँ होती हैं, तो संबंध और धाराओं से जो इस अनुरूपता से निकल के आती हैं, तो संपूर्णता, अंतःसंबद्धता, सीमाबद्धता, यंत्र संरचना, समोच्चता और निरीक्षण की सुविधा का अवसर। ये सब कांसेप्ट यहाँ पे वहाँ भी कांसेप्ट है और यहाँ भी कांसेप्ट है। अगर हम गाँव कांसेप्ट पाएँगे तो ये भी पाएँगे हम, वही हम घर के कांसेप्ट पाएँगे तो यही कांसेप्ट पाएँगे। तो ये कि घर या एक गाँव या पड़ोस की भांति समाज की अवधारणा या संकल्पना उसके अवयवों की विद्यमानता के रूप में ही हो सकती है। इसके लिए इस अनुरूपता की जो प्रारंभ है कि ये आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में उस तरह का ठोस गुण मौजूद नहीं है, जो घरों, गाँव या पड़ोस में मिलता है। वास्तव में जो सादृश्य का सिद्धांत है, वो ज्ञान से अज्ञान को समझने का प्रयास हो तो के लिए उपयोगी है ये। ये कि नहीं कि जैसा घर बना होता समाज वैसा ही होगा, लेकिन समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम घर के बताते हैं कि ऐसे-ऐसे होती है, वैसे-ऐसे समाज के लोग होते हैं। हालाँकि अगर देखा जाए तो समाज की जो स्ट्रक्चर है, जो समाज के लोग हैं, वो समाज में अब घर की एक लाइफ़ होती है, समाज की कोई लाइफ़ नहीं होती है, अभी मैं आगे इसको बताऊँगा। तो समाज में एक विभिन्न प्रकार के क्लास है, कास्ट है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। तो उनकी अपने-अपने सामाजिक भारतीय दृष्टि में देखेंगे अलग है, तो पश्चिमी दृष्टि में देखेंगे अलग है। तो सादृश्य का सिद्धांत ज्ञान से ज्ञान को समझने के लिए प्रयास ही है। यह विचार कि समाज एक घर के समान है, इसका आशय यह नहीं कि समाज एक घर है। इस प्रकार समाज और घर में समानता देखने के बाद दोनों में भिन्नता देखने का प्रयास भी किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रयोग हमें समाज की अतुलनीयता की ओर अग्रसर करेंगे। समाज की सर्वथा भिन्न विशेषता के रूप में इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। समाज के विचार को प्रतिपादित करने के अपने प्रयत्न के विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार की जैविक सादृश्यता का कंसेप्ट अपनाया। सबसे पहले मैं तो जानता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 1873 में कि जो उनका किताब है, हर्बर्ट स्पेंसर के पहले ऐसे विद्वान थे, ऐसे सोशियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने भवन संबंधी सादृश्य का प्रयोग किया था। इसका बाद में हमने अनुपालन किया। किंतु समाज के विचारों को समझने के लिए समाज शास्त्र की रचनात्मक अवस्था में प्रयुक्त समस्त सादृश्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त सादृश्य शरीर की संरचना है। कहते हैं कि समाज जैविक संरचना समान है, एरेक्स ने कोट किया। भवन के अनुरूप के अतिरिक्त स्पेंसर ने अवयव संबंधी अनुरूपता को विकसित किया। कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में जैविक सादृश्य ऑर्गेनिक एनालॉजी उन्होंने डेवलप किया। उनका विश्वास था कि यह अनुरूपता अधिक प्रमाणिक होगी, क्योंकि हम यह बताने में सक्षम हो सकें कि न केवल समाज एक जैविक संरचना के समान है, अपितु यह कि जैविक संरचना भी समाज के सदस्य है। हैरिस ने, बर्नेस ने, इन लोगों ने अपना इसको कोट किया, वहाँ से आगे उन्होंने बताया। तो अवयव संबंधी सादृश्य का प्रयोग अन्य सादृश्य की तुलना में अधिक क्यों किया जाता है, जैसे सौर प्रणाली के रूप में तथा तदुपरांत परमाणु एवं रासायनिक प्रणाली के रूप में इसको हम व्याख्यायित कर सकते हैं। क्योंकि जैविक संरचना किसी दूसरे प्रणाली से कहीं अधिक ठोस होती है और इसको समझना या सम्मिलित करना अथवा इसकी विवेचना करना बहुत ही आसान है। बॉडी की स्ट्रक्चर में हम बता सकते हैं कि हमारी विभिन्न प्रकार के अवयव हैं, तंत्र हैं, कोशिकाएँ हैं, इसको कोशिकाएँ मिलकर के तंत्र बनते हैं, तंत्र मिलकर के पूरे एक अंग बनते हैं, अवयव बनते हैं, अंग की संरचना, ये फंक्शन होती है। यह उसको रिप्लेसमेंट कर सकता है, मेडिकल साइड में चले जाएँगे। एक अगर
अगर एक अंग नहीं, ब्रेन सिस्टम के अलावा कोई भी अंग होता है, उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसका जैसे कॉर्निया नहीं है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। विभिन्न प्रकार की आप देखेंगे तो ईएनटी की प्रॉब्लम है बच्चों में अंदर होती है, डिफ डम बच्चे होते हैं तो कोक्लियर इम्प्लांट हो जाता है। लेकिन ये क्या समाज में होता है क्या ये? समाज में होता है क्या? किडनी नहीं है, किडनी चेंज कर सकते हैं चीज़ों को, अब लीवर नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो कैसे कैसे लोग व्याख्यात कर सकते हैं? उस दृष्टि में जब उन्होंने व्याख्यान किया, तो ये कि एक जैविक संरचना किसी प्रणाली से कहीं अधिक ठोस होती है, इसी में कह रहा हूँ। लेकिन समाज ऐसा हो सकता है क्या? समाज नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन तब भी हम उसके स्ट्रक्चर को मिला करके, जितने बॉडी के स्ट्रक्चर होते हैं, मिला करके एक पूरे शरीर की रचना होती है, पूरा शरीर का अपना निष्पादन, अपने दायित्वों का निष्पादन कर रहा है। तो जैविक सादृश्य संरचना को समझने के लिए हम देखें तो जीव की प्रधान इकाई कोशिका है, जो अपने सादृश्य अन्य कोशिकाओं के साथ मिलकर शरीर के तंतु का निर्माण करती है। अवयव या अंग विभिन्न तंतुओं का समूह है तथा अवयवों के समूह से जीव की रचना होती है। इस प्रकार शरीर रचना विखंडित होकर अवयव बन जाती है और उसी प्रकार अवयव टूटकर तंतु में बदल जाते हैं और इसी प्रकार अवयव विखंडित होकर कोशिका बदल जाती है। तो इन्हीं कोशिकाओं में से एक कोशिका का अध्ययन किया जा सकता है। इसी तरह समाज की आधारिक इकाई जो है, ये एक व्यक्ति है या एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मानवीय आदर्शों या मानवीय मूल्यों का समावेश हो और जिसने सार्थक सामाजिक व्यवहार को अपनाया हो, एक अच्छे व्यक्ति हो। व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति का निर्माण हम देखते हैं पंचकोशीय सिद्धांत में आप आएंगे तो अलग पाएंगे, पश्चिमी दृष्टि पाएंगे तो अलग पाएंगे। तो पंचकोशीय सिद्धांत में ये अगर हम देखते हैं, जैविक सादृश्य की बात की इन लोगों ने, तो ये पंचकोशीय सिद्धांत पे लोग नहीं आए थे कि ये व्यक्ति कैसे अच्छा व्यक्ति बनेगा, शरीर कैसे अच्छा होगा। ये शरीर की केवल बात करते हैं। यहाँ केवल आपको स्पष्ट बता दें कि शरीर रचना के लिए अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है। ये जो आनंदमय कोश है, ये लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि हम अगर भोजन की बात की जाती है, भोजन के डाइजेस्टिव व्यायाम की बात की जाती है, या तुम्हें मन का संतुलन, मन की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो बताते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मन के स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, साइकोलॉजिकल के स्ट्रक्चर की बात नहीं करते। तो क्या है कि पंचकोशीय निर्माण के में एक पूर्ण व्यक्तित्व तो बन सकता है जब आनंदमय कोश के लिए जितने भी अन्य कोश हैं साधन के रूप में लिए जाते हैं। तो पंचकोशीय जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, वो आनंदमय कोश के लिए कि व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के रूप में अच्छे व्यक्ति के रूप में वही हो सकता है जिसका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश ठीक हो। ये स्पेंसर या कोई अन्य विद्वान स्पेस इस दिशा में उन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से अगर भारतीय समाज की व्यवहार की बात की जाए, व्यक्ति की बात की जाए, तो ये जो स्ट्रक्चर फंक्शन है पंचकोशीय सिद्धांत वो अलग है। और ये जो इनकी जो रचना है शुद्ध रूप बाटी का ढांचा है। ये ढांचा को मनुष्य को ढांचा के रूप में लेते हैं, वस्त्र के रूप में लेते हैं। वो ढांचे के रूप में फिर उसके बाद समुदाय को उस रूप में लेते हैं। तो थिंक के जब तक हम वस्त्र के रूप में लेंगे, स्ट्रक्चर के रूप में केवल लेंगे, तब तक अच्छे व्यक्ति को हम नहीं समझ सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मानवीय आदर्श हो, मान्य मूल्य हो, इसके अंदर होगा, जिसका अच्छा व्यक्ति होगा, सामाजिक व्यक्ति होगा, जिसका सार्थक सामाजिक व्यवहार को अपनाया हो। विभिन्न व्यक्तियों का एकत्रीकरण समूह कहलाता है, विभिन्न समूहों का। लेकिन उनके बीच में समूह में क्या है? उसमें अगर सामाजिक होता है तो उसमें सामाजिक संबंध निश्चित होने चाहिए, उनमें इंटरेक्शन होने चाहिए, सामाजिक मान्य के तहत उनके आपस में व्यवहार करते हों, साथ में समूह वाले दूसरे समूह को मानते हों, समूह वाले अपने समूह को अपने से बिलोंगिंग हो, समूह वाला भी उस व्यक्ति को समूह मानता हो, अन्य लोग भी उसको समूह का सदस्य मानते हों, तो सामाजिक समूह होगा। ऐसे स्ट्रक्चर के रूप में नहीं मान जब तक इंटरेक्शन की बात नहीं की जाती है, संवाद की बात नहीं की जाती है, एक दूसरे के प्रति केयर की बात नहीं की जाती है, तब तक हम समूह की संकल्पना कैसे कर सकते हैं? पुनः मैं आता हूँ, जैविक सादृश्य प्रारंभिक बिंदु के रूप में बहुत उपयोगी है। पहले मैंने कहा, लेकिन अगर देखा जाए कि जो एकल कोशिका जीवित रह सकती हैं, एकल कोशिकाओं से शरीर की रचना होती है, किंतु व्यक्ति विशेष अकेले जीवित नहीं रह सकता है। मानवीय समाज की सर्वाधिक मौलिक इकाई युग्म है, अर्थात 2 व्यक्तियों का समूह है, 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह है। बहुत पहले
अगर अरस्तु का देखा जाए, कहा जो अकेले रहता है या तो वह जानवर है या फिर कोई ईश्वर है। तो जैविक सादृश्य हमें समाज की अवधारणा एवं उसकी संरचना को समझने में हमारी सहायता करते हैं, किंतु समाज की विशिष्टता के प्रति हम आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। यह प्राकृतिक एवं जीव विज्ञान जगत की अन्य प्रवृत्तियों से नहीं मिलता। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी में जो शब्द के दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं इसकी मीनिंग। वह रीत जिसमें कोई वस्तु आयोजित की जाती है, निर्मित की जाती है अथवा साथ-साथ रखी जाती है, अथवा मानव शरीर की बनावट। एक विशेष पद्धति, नमूना, प्रक्रिया अथवा संस्थान अर्थात वर्ग संरचना, वेतन संरचना, अन्य प्रकार की संरचना। तीसरा, किसी विशेष रीत द्वारा विभिन्न अवयवों को एक साथ रखकर किसी वस्तु का निर्माण अर्थात एकल भाग की संरचना। जब कोई समाजशास्त्री संरचना की बात करता है तो इसका आशय उपरोक्त तीनों बातों से होता है। इसका मतलब क्या? वह रीत जिसमें कोई वस्तु आयोजित की जाती है, निर्मित की जाती है अथवा साथ-साथ रखी जाती है। एक विशेष पद्धति, नमूना, प्रक्रिया अथवा संस्थान, कास्ट स्ट्रक्चर, जाति संरचना, वर्ग संरचना। किसी विशेष रीत द्वारा विभिन्न अवयवों को एक साथ रखकर किसी वस्तु का निर्माण। संरचना से उसका एहसास है अवयवों के पास में एक दूसरे से जुड़े होने से होता है, अर्थात समाज के कोई भी अंग अलग रहकर अस्तित्व विहीन है, किंतु यदि इन अंगों के साथ मिला दिया जाए तो उसके लिए संरचना शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक वस्तु की संरचना होती है और जब तक संरचना मौजूद नहीं है तब तक तत्व कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे ही इसकी संरचना खंडित हो जाती है, यह काम करना बंद कर देती है या गतिविहीन हो जाती है, जिसके कारण यह अन्य दूसरे भागों के क्रियाकलापों को प्रभावित कर देती है, क्योंकि ये सभी आपस में एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये अवयव आपस में एक दूसरे से विशेष क्रम में क्यों जुड़े हैं? क्योंकि इनके मध्य एक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण संबंध स्थापित है। उनके लिए जो संरचना को एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक अवधारणा मानते हैं। कहते हैं सामाजिक विश्व एक व्यवस्थित सत्ता है जो ऐसे अवयवों से निर्मित होती है, जो आपस में एक दूसरे से आबद्ध हैं और जिसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे से अवयव से समृद्धता कोहेसिव होता है। तो अगर देखा जाए संक्षिप्त में संरचना का प्रभाव का जो अभिप्राय है उस विधि से है जिसके अंतर्गत किस तत्व के अवयव एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं क्योंकि वह तत्व समग्र रूप से प्रकट हो और विश्लेषण के उद्देश्य से एकल टुकड़ों में विभाजित हो सके। तो फिर कहेंगे कि नोडल ऐसा नोडल की बात मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये भूमिकाओं की संरचना है। क्या है? क्या टोटल समाज क्या है? ये भूमिकाओं की संरचना है। भूमिका से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाजशास्त्र से कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि संरचना से आशय किसी वस्तु के अवयवों का आपस में एक दूसरे से जुड़ा हो वह होना है, किंतु इसका अस्तित्व इन अवयवों की पहचान से है, चाहे वह अवयव एकल हो या समूह हो अथवा भूमिका में हो, फिर संस्थान के रूप में हो अथवा संदेश के रूप में हो। दूसरे शब्दों में प्रश्न यह है कि इन अवयवों में से किस प्रकार प्राथमिक रूप से ध्यान दिया जाए। फिर देखेंगे अगला, मतभेद पैदा होता है। क्या संरचना अनुभाविक तत्व है? ऐसा अनुभाविक तत्व जो दिखाई दे सके, जिसके निरीक्षण संभव हो, या मात्र कल्पना है जो मानव संव्यवहार की नियमितता एवं सामंजस्यता से घटित होता है? इन दोनों विचारधाराओं के आसपास सामाजिक संरचना के विभिन्न सिद्धांत पारित हुए। मैं पुनः कहता हूँ, रॉबर्ट मेर्टन ने सत्य कहा कि सामाजिक संरचना की धारणा बहुस्रोतोद्वयी एवं बहुरूपी है। इसको हम बांध नहीं सकते हैं। इसके अनेक अर्थ हैं, अनेक मत हैं। एक प्रकार के हम नहीं सकते, सबके अलग-अलग दृष्टिकोण होते हैं समझने के लिए। सामाजिक संरचना में अगर देखा जाए तो जब तक वे एक दूसरे से संबंध होकर के, एक दूसरे से आबद्ध होकर के, एक दूसरे से अपने फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अपने स्ट्रक्चर बिना फंक्शन के हम स्ट्रक्चर की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बिना फंक्शन के हम स्ट्रक्चर की व्याख्या कैसे करेंगे? ये तो फंक्शन नहीं होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होंगे। एक दूसरे से सपोर्ट करने के लिए कनेक्टेड होते हैं। जब कनेक्टेड होते हैं दूसरे से, एक सपोर्ट करते हैं, उसका भी अस्तित्व होता है। नहीं तो अगर फंक्शन नहीं है तो उसका अस्तित्व क्या है? तो बेजान है। तो वस्तु हम समझ सकते हैं, व्यक्ति को हम वस्तु समझ नहीं सकते, समाज को वस्तु हम समझ नहीं सकते। अगर समाज को हम वस्तु समझेंगे तो जान कहाँ चलेगी? प्राण उसका कहाँ चला गया?
तो हम और प्राण क्या है? फंक्शन है। प्राण है मतलब फंक्शन है। बिना फंक्शन के हम स्ट्रक्चर की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। पुनः कहता हूं मैं इस चीज को। एडगर ब्राउन ने कहा कि जैसे स्पेंसर ने कहा था संरचना के बारे में कि समाजों और जीवों के मध्य सादृश्य के प्रचलन को जिन्होंने संरचना या कृत्य की फंक्शन की अवधारणा को विकसित करने में बाद के विज्ञानों को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए इमाइल दुर्खीम, यद्यपि वो स्पेंसर के बहुत बड़े आलोचक थे, लेकिन उनकी जो जैविक सादृश्य है उनके तरफ उनको प्रभाव पड़ा था उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि समाज विज्ञान में क्रियाकलापों की धारणा जीव और समाज के मध्य सादृश्य पर आधारित है। उन्होंने समाज के एक आकार विज्ञान उन्होंने डेवलप किया था, इस्तेमाल किया था, उसको उन्होंने सामाजिक संरचना का नाम दिया। दुर्खीम के समाज विज्ञान ने ब्रिटिश सामाजिक जीव वैज्ञानिक A.R. रेडक्लिफ ब्राउन पर अमिट छाप छोड़ी, जो विचरणवादी WH रिवर्स के शिष्य थे और जिन्होंने अपना प्रथम शोध काम 1906 से 1909 में भारत में अंडमान आइसलैंड में जाके काम किया। वहाँ पे अनुभवी अवलोकन किया, सहभागी अवलोकन किया उन्होंने, और सहभागी अवलोकन के निकल के आया और क्षेत्र अध्ययन किया वहाँ जाकर के, और अपने उन्होंने जो पोस्ट ग्रेजुएट के जो शोध प्रबंध था, जो डिजिटेशन था, उन्होंने उसको प्रकाशित किया गया। और यह पुस्तक जो 1922 में प्रकाशित हुई, जिसको कहा गया कि 19 पुनः प्रकाशित हुई, जो उसको अंडमान आइसलैंडर्स में के नाम से हम जानते हैं। यह पुस्तक अगर देखा जाए फंक्शनल पैराडाइम के ऊपर है। फंक्शनल, हमने कहा स्ट्रक्चर, जब तक फंक्शन की बात नहीं होगी, प्रकार की बात नहीं होगी, जब तक हम स्ट्रक्चर की बात करना बेईमानी है। हम वस्तु के रूप में देखेंगे, निर्जीव के रूप में देखेंगे, उसका कोई योगदान समाज में नहीं हो सकता है जब तक प्रकार न हो। अपने योगदान से हुए संरचना संबंधी कार्यात्मक उपागम का नाम देते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड फंक्शनल पैराडाइम। तो उनका एक और महत्वपूर्ण योगदान सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझना था। जैसे पहला गया कि रेडक्लिफ ब्राउन, पहले हम चर्चा किए हैं कि इनके ब्राउन के पहले भी विद्वान हुए जिन्होंने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया, किंतु यह रेडक्लिफ ब्राउन ही थे जिन्होंने न केवल अवधारणा को परिभाषित किया अपितु इसके ऊपर संवाद की भी पहल की। अपने अध्यापन पर्यंत उन्होंने सामाजिक संरचना के अध्ययन के महत्व पर बल दिया। रेडक्लिफ ब्राउन का यह प्रस्तुतिकरण उनके सामाजिक मनोविज्ञान धारणा से जुड़ा हुआ था, जिससे दुर्खीम के बाद तुलनात्मक समाज कंपैरेटिव सोसाइटी सोशल साइंसेस की बात कहते थे वो। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक मनोविज्ञान मानव समाज का सैद्धांतिक प्राकृतिक विज्ञान है। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं, अर्थात प्राकृतिक एवं जैविक विज्ञान में उपयोग होने वाले सिद्धांतों की भांति सामाजिक तथ्यों को भी सिद्धांत द्वारा जांचा जाता है। प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक विषय वस्तु होती है जिसकी जांच करना हमारी बौद्धिकता द्वारा की जाती है। इस प्रकार विषय वस्तु अनुभूत मूलक है जो अवलोकन का विषय हो सकती हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने प्राकृतिक विज्ञान के सादृश्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा विज्ञान की प्रत्येक शाखा संरचना के एक विशिष्ट प्रकार या श्रेणी को प्रतिपादित करती है। उदाहरण के लिए बताया उन्होंने आणविक भौतिक प्रमाण की संरचना से संबंधित है। इसके प्रकार रसायन शास्त्र अणु के बारे में ज्ञान देता है और सादृश्य तथा मनोविज्ञान अवयवों को संरचना में कार्य करते हैं जैसा बताते हो। फिर ये पुनः समान गुण वाली समस्त संरचनाओं की विशेषताओं को खोजने के उद्देश्य से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। प्रत्येक विज्ञान अपने संबंधित संरचना को समझने का प्रयत्न करती है और इसके बाद इस प्रकार की समस्त संरचनाओं की तुलना उनके सामान्य गुणों को खोजने में की जाती है। समस्त विज्ञान विशिष्ट से सामान्य की हो जाती है तथा एक संरचना को समझकर फिर संरचना को समझने की दिशा में जाती है। अब सामाजिक संरचना के विषय वस्तु पे हम आते हैं। क्या विषय वस्तु के, जब तक विषय वस्तु नहीं बताएंगे तब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं होंगी। जैसे कि हम पहले से चर्चा किए हैं कि अवयव व घटकों का एक प्रकार का योजनाबद्ध क्रम है। संरचना क्या है? अवयव व घटकों का एक प्रकार का योजनाबद्ध क्रम है। संगीत सृजन के एक अंश में संरचना है और इसके अंश स्वर चिन्ह हैं। इस प्रकार एक वाक्य में भी संरचना होती है, इसके अंश शब्द है। इस तरह एक भवन भी जिसके अंश हैं ईंट, मसाला या अन्य वस्तु जो उसमें मकान के घर में रखते हैं।
सामाजिक एक घर बनाने में क्या-क्या लगता है, क्या-क्या अंश हैं? ईंट है, फिर उसके अलावा देखते हैं कि सीमेंट है, मोरंग है, बालू है, ये सब क्या है? ये सब लग के ही बन सकता है। तो सामाजिक संरचना का मूल अंश व्यक्ति है। यह रटकर ब्राउन ने व्यक्ति विशेष तथा व्यक्ति में अंतर स्पष्ट किया है। व्यक्ति विशेष से उनका जो आशय है, उनका है जैविक अवयव से है, जो कि अनेक अणुओं से बना तथा ये अणु एक समष्टि के रूप में व्यवस्थित हैं, जो जब तक हम जीवित रहते हैं, तब तक शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों की बहुलता से प्रभावशाली ढंग से काम करते हैं। मानव का एक पहलू अर्थात व्यक्ति विशेष पहलू जैविक एवं मनोवैज्ञानिक विज्ञान के अध्ययन का विषय है। व्यक्ति के रूप में मनुष्य सामाजिक संबंधों का सम्मिश्रण है। व्यक्ति के रूप में मनुष्य सामाजिक संबंधों का सम्मिश्रण है, वेब है। यह एक यह समाजशास्त्री और सामाजिक प्राणशास्त्रियों के अध्ययन की इकाई है। एक व्यक्ति के रूप में वह देश का नागरिक है, परिवार का सदस्य है, राजनीतिक दल का सदस्य है, क्लब का सदस्य है, धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी है, किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉई है, किसी महाविद्यालय में शिक्षक है, किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक है, किसी का मित्र है, एक पड़ोसी का निवासी है और कुछ बहुत से होते हैं। तो व्यक्ति की ये समस्त स्थितियाँ जो स्टेटस है उसके सामाजिक संबंधों का द्योतक है, क्योंकि एक स्थिति दूसरी स्थिति संबंधित है। फैमिली में अन्य सदस्यों की भांति मनुष्य परिवार का एक सदस्य है तथा परिवार के सदस्यों का एक दूसरे से आपस में संबंध रखना इसकी संरचना का निर्माण करता है। इस तरह प्रत्येक आदमी भूमिकाओं में कहता पुनः भूमिका से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब तक एक दूसरे के प्रति भूमिका नहीं होगी, केयर नहीं होगा, दायित्वों का निर्वाह नहीं होगा, तब तक हम संरचना नहीं मान सकते हैं। तो यह मूल त्याग देखा जाए तो एक दूसरे से भूमिका का अपेक्षित भूमिकाओं के माध्यम से निष्पादन करने से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो स्वस्थ समाज की रचना करता है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक संरचना में एक स्थान विशेष ग्रहण करता है। रटकर ब्राउन ने सामाजिक संरचना में एक व्यक्ति विशेष द्वारा प्राप्त की गई स्थिति विशेष को सामाजिक व्यक्तित्व का नाम दिया। फिर भी उसका यह अभिप्राय नहीं है कि व्यक्ति विशेष का जीवन पर्यंत एक ही स्थिति बनी रहती है। आप स्टेटस सीक्वेंस की बात करते हैं, रॉबर्ट के मैटरनेसी ने कहा था स्टेटस सीक्वेंस की बात करते हैं। स्टूडेंट होता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, ग्रेजुएशन में जाता है, पीजी में जाता है, पीएचडी में जाता है, या इंटर के बाद बीटेक जाता है, एमटेक में जाता है, या एमबीबीएस जाता है, एमडी करता है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, प्रोफेसर होता है, क्या है? तो स्टेटस सीक्वेंस की बात है यहाँ पे। नए-नए प्रकार के स्टेटस आती हैं और पुरानी की छाप मिटती चली जाती है। पुराने के लेकिन एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, ये सीक्वेंस होता है, एकाएक नहीं होता कुछ। तो हम मनुष्यों को उनका सामाजिक संरचना के अर्थ में अध्ययन करते हैं और सामाजिक संरचना का आदमियों के रूप में अध्ययन करते हैं, व्यक्तियों के रूप में अध्ययन करते हैं, जो समाज संरचना के निर्माण में इकाई है। तो व्यक्तित्व इकाई है और बिना इकाई को सब मिल करके एक दूसरे से हम कहते हैं पुनः ये संबंधों की रचना है, भूमिकाओं की रचना है। पुनः मैं आता हूँ बाद में एसएफ नाडल जैसे व्यक्तियों ने कहा कि ये सब कुछ है, भूमिकाओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं। पूरी सामाजिक संरचना को हम भूमिकाओं के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो समाज व्यक्तियों का आकस्मिक संयोग नहीं है, अपितु यह सुव्यवस्थित प्रणाली है जहाँ व्यक्तियों के मध्य संबंध है, किन्हीं सिद्धांतों और मूल्यों द्वारा शासित होते हैं, सामाजिक मूल्यों द्वारा जुड़े होते हैं और उसके द्वारा निर्वाह करने से मूल्यों को निर्वाह करने से वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक विशेष अच्छे व्यक्ति के रूप में उनके स्थापित होते हैं। व्यक्ति जानता है कि उसे इन सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार कैसा व्यवहार करना चाहिए और यह भी चाहता है कि दूसरे व्यक्ति भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करें। सामाजिक विनिमय का सिद्धांत यहाँ आता है। अपेक्षा की जाती है जब हम किसी भूमिका निभाते हैं किसी के प्रति, समाज के प्रति, उससे भी अपेक्षा की जाती है और समाज के प्रति भूमिका निभाएगा, या हम किसी के लिए कुछ किए हैं, योगदान दिए हैं, तो उससे अपेक्षा होती है। हालाँकि अपने यहाँ कहा गया है, गीता में स्पष्ट कहा गया है कि अपने दायित्व करिए, फल की अपेक्षा मत करिए। दूसरे के साथ फिलैंथ्रोपी की बात की गई है कि फिलैंथ्रोपी माने अपना बिना हित के सोच के दूसरे को सहयोग करिए, सेवा कीजिए। तो क्या है ये जो पक्ष है, ये भी समाज में होता है। अगर सामाजिक विनिमय के सिद्धांत के साथ हम जजमानी व्यवस्था में देखते हैं, जजमानी व्यवस्था की भारतीय व्यवस्था में जजमानी व्यवस्था थी कि सेवा के बदले अनाज या वस्तु अन्य प्रकार की वस्तु उपलब्ध होते थे। एक दूसरे से सेवा के माध्यम से विनिमय का संबंध था।
तो ये जजमानी व्यवस्था का रूप हम लेते हैं। अपेक्षा करते हैं कि यदि हमने सेवा किया है उसके बदले हमको कुछ न कुछ इनाम मिलेगा, कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वस्तु मिलेगा, खेत मिलेगा, अनाज मिलेगा। तो कुछ ऐसा उनका अपेक्षा होती थी। विभिन्न प्रकार के सामाजिक उत्सवों पे अपेक्षा की जाती है कि हमको कुछ मिलेगा। ये क्या टोटली विनिमय पे संबंध बना होता है। और अपेक्षा अपेक्षा स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन भारतीय दृष्टि में अगर देखा जाए कि जो अपेक्षा है, जो चाहत है, वही कष्ट का कारण है। वहीं वहीं से समस्या में, वहीं से समाज में विघटन भी पैदा होता है। यहाँ पे केवल भूमि रोल एक्सपेक्टेशन की बात की जाती है। रोल एक्सपेक्टेशन की बात जाती है, समाज अपेक्षा करे, व्यक्ति अपेक्षा नहीं करना चाहिए। समाज की अपेक्षा, यदि उन्होंने व्यक्ति की अपेक्षा यहाँ पे सामाजिक असंतुलन लाता है, लेकिन अगर समाज अपेक्षा कर रहा है, तो सामंजस्य लाता है। तो हम सामाजिक संरचना के समाज की अपेक्षा के नाते हम देखते हैं। एक तो डॉक्टर ब्राउन ने सामाजिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित 2 और पहलू सम्मिलित किए हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक समस्त सामाजिक संबंध, अर्थात अंतर्वैयक्तिक संबंध। उदाहरण के लिए किसी भी समाज की नातेदारी संरचना किसी द्विक संबंधों से बनती है, 2 से बनती है। अथा पिता व पुत्र, माता पुत्री, माता का भाई, बहन का पुत्र। विवाह मूलक संबंध भी बनता है और रक्त मूलक भी संबंध बनता है। रक्त मूलक, बिना रक्त और विवाह मूलक संबंध हुए, दोनों मूलक संबंध हुए, समाज की संरचना या समाज की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती है। दोनों का अपना मतलब है, दोनों का अपना अभिप्राय है। व्यक्ति विशेष का और वर्ग विशेष का उनके सामाजिक दायित्व द्वारा वर्गीकरण होता है। उदाहरण के लिए पुरुष एवं महिला का संबंध, मुखिया तथा साधारण नागरिक का संबंध, नियोजक एवं कर्मचारी का संबंध इत्यादि सामाजिक संरचना के पहलू हैं, क्योंकि वे मनुष्य के मध्य सामाजिक संबंधों का निर्धारण करते हैं। दोनों ही अवस्था में हम वास्तव में मनुष्यों के बीच संबंधों से मतलब रखते हैं, जो कि उस समाजिक दशा के सिद्धांत और मूल्य हैं। फिर आते हैं हम स्ट्रक्चरल पैराडाइम के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा और बात करके हम कहते हैं कि सामाजिक संबंध एक ऐसी ठोस वास्तविकता है जो एक निश्चित कालावधि में वास्तविक संबंधों के स्वरूप से बना है तथा जिसके अंतर्गत कुछ व्यक्ति विशेष आपस में जुड़े होते हैं। हम सामाजिक संरचना का सीधा अवलोकन कर सकते हैं। हम वास्तविकता में विद्यमान संबंधों को देख सकते हैं, दिखाते हैं, वर्णन कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं तथा एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों को समझ भी सकते हैं। ये कहते हैं कि कैसे समझ सकते हैं? हम कहते हैं समाज या संबंध हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, दैट इज नॉट कंक्रीट, हाउ कैन बी विजिबल? ये क्वेश्चन हो सकता है। समाज संरचना का अवलोकन, वो कहते हैं सामाजिक संरचना का अवलोकन किया जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है तथा प्राकृतिक एवं जैविक विज्ञान के तरीकों से अध्ययन करके पूरी तरह परीक्षणीय बनाया जा सकता है। ऐसा बताते हैं संबंधों को डॉक्टर ब्राउन। That is the questionable to the society, to understand the social structure। पुनः कहता हूं मैं, स्ट्रक्चरल पैराडाइम में जब कोई सामाजिक मनोविज्ञानी एक विशेष क्षेत्रीय परिभाषित समाज में अपना क्षेत्रकार निष्पादित करता है, तब वह वास्तव में छानबीन करता है तथा उसकी सामाजिक संरचना, यही उसकी सामाजिक संरचना है, अर्थात एक वास्तविक विद्यमान ठोस वास्तविकता जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन करता है, किंतु जो वह कुछ देखता है उसमें उसे समाज का एक सामान्य चित्र भी दिखलाई पड़ता है। इस संदर्भ में डॉक्टर ब्राउन सामाजिक संरचना और ढांचागत किस्म या रूप में मध्य एक भिन्नता सूचित करते हैं। यह भिन्नता भी डॉक्टर ब्राउन के विज्ञान की अवधारणा और समाज के प्राकृतिक विज्ञान के रूप में सामाजिक मनोविज्ञान की अवधारणा से संबंधित है। डॉक्टर ब्राउन के अनुसार सामान्य वित्त तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं। मानव शास्त्रीय प्रक्रिया के निर्धारित मानक का प्रयोग करते हुए सामाजिक संरचना का गहन अध्ययन, इसका स्ट्रक्चरल प्रकार से पृथक्करण, संरचनात्मक रूप से पृथक्करण, तुलनात्मक प्रणाली का कठोरतापूर्वक प्रयोग करते हुए अन्य सामाजिक संरचना से सामाजिक संरचना के स्ट्रक्चरल माने संरचनात्मक प्रकार की तुलना करना। अगला है असमान
सामाजिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार को प्रकट करने वाली निश्चित प्रतिज्ञप्तियों के से समाज के कानूनों तक पहुंचना। डॉक्टर ब्राउन के अनुसार सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र मात्र एक पद्धति है तथा तुलनात्मक पद्धति जो है विशिष्ट सामान्य किए जाने में सहायता करती है। तो कहते हैं कि सामाजिक संरचना वह है जिसका हम अध्ययन करते हैं कि जिस पर हम पहुंचते हैं वह जिस पर हम पहुंचते हैं वो एक प्रकार के स्ट्रक्चरल पैराडाइम होता है। संस्था और सामाजिक संरचना के ऊपर हम आते हैं। डॉक्टर ब्राउन का प्रयास निश्चित रूप से बहुत हम लोग देखते हैं कि मूलभूत रूप से अगर पढ़ना होता है तो डॉक्टर ब्राउन को हम स्ट्रक्चर के रूप में पढ़ते हैं। हालांकि स्पेंसर ने इसको बेच दिया था, स्पेंसर दुर्खीम ने बेच दिया था और इसको उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसके अर्थ को निश्चित कहते हैं कि इनके जो कुछ बताए हैं उसको निश्चित समझकर सामाजिक ढांचा का और धारणा को प्रभावित करने का गंभीर प्रयास था। हम लिखते हैं कि विभिन्न प्रकार की अनेक प्रजातियों का परीक्षण करने पर मैं एक सामान्य ढांचागत स्ट्रक्चरल प्रकार या मूल तत्व को पहचान सकता हूं जो कि वह घोंघ है जो मूल लघुगणकीय समीकरण के रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो क्या मैं समुद्री सीपियों के विभिन्न जातियों की तुलना करूं ताकि मैं उनके सामान्य संरचना संबंधी रूप के बारे में जान सकूं, या फिर मैं समुद्री सीपी का प्रत्येक जाति का ढांचागत रूप की तुलना करूं ताकि मैं उस ढांचागत रूप तक पहुंच सकूं जो सब में समान है। तो इन प्रश्नों से स्पष्ट हो जाता है क्योंकि विशिष्ट और सामान्य की श्रेणी में कोई भ्रम नहीं है या भ्रम समाज तथा सामाजिक संरचना में, सामाजिक जीवन और सामाजिक संरचना में है तथा सामाजिक संरचना के संरचनात्मक रूप में और सामाजिक संरचना के संरचना संबंधी स्वरूप में विद्यमान है। एक और प्रेक्षण डॉक्टर ब्राउन शब्द जो देते हैं ढांचागत स्ट्रक्चरल टाइप, जो कुछ समझे हैं वह वही है जिसे अनेक विद्वान सामाजिक संरचना शब्द जानते हैं। अन्य जिसे डॉक्टर ब्राउन सामाजिक संरचना का नाम देते हैं वह वही है जिसे अनेक विद्वान समाज के नाम से पुकारते हैं। अब आते हैं इवांस का योगदान क्या है। सामाजिक संरचना पर डॉक्टर ब्राउन का जो भी योगदान है वह 1940 में रॉयल एंथ्रोपोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड का अध्यक्षीय भाषण था। डॉक्टर ब्राउन का इवांस पिचार्ड की सामाजिक संरचना के विचार का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर ब्राउन इवांस पिचार्ड की सामाजिक संरचना के प्रयोग से सहमत नहीं थे। उन्होंने पाया कि सामाजिक संरचना के संदर्भ में इसे सम्मिलित करना अधिक उपयुक्त होगा या इवांस पिचार्ड के प्रयोग से बेहतर प्रयोग होगा। तो इवांस पिचार्ड ने अपनी पुस्तक द न्यूर के अंतिम अनुच्छेद के अंतिम भाग में सामाजिक संरचना की अवधारणा का वर्णन किया है। इवांस पिचार्ड ने सूडान के न्यूर जनजातियों को अध्ययन किया था इन लोगों ने जाके वहाँ पे तो गहन क्षेत्र अध्ययन किया था। उन्होंने अपने प्रथम प्रबंधन में जो लिखा था, इवांस पिचार्ड ने न्यूर समाज के विश्लेषण को उस समय प्रचलित प्रथा की अपेक्षा और भी अधिक मूल धरातल पर पहुंचाने का प्रयास किया क्योंकि तब तक कोई उपयुक्त सिद्धांत नहीं था। इवांस पिचार्ड ने न्यूर के ऊपर काम करते हुए सिद्धांत खोजा। यद्यपि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र प्रभाव डालने वाले उनके अधिकांश विचार बाद में विकसित हुए। न्यूर ने अपने जो प्रबंधन विषय था उन्होंने मानव के जीवन के लिए मवेशी की उपयोगिता के बारे में बताया। जिसका उन्होंने अध्ययन किया था इकोलॉजी परिस्थिति विज्ञान प्रणाली में वे स्वयं को अपने क्षेत्रीय वितरण के अनुकूलित ऋतु प्रवास में पाते हैं। न्यूर के समय और स्थान की अवधारणाएं अधिकांश उनकी जीविका के प्रतिमान से पैदा होती हैं। तब केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता के अभाव में इवांस पिचार्ड ने उन क्षेत्रीय खंडों का परीक्षण किया जिसने राजनीतिक व्यवस्था को बनाते हैं। न्यूर राज्य विहीन या नेतृत्व विहीन समाज का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनकी विवेचना ने विभाजनकारी राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को जन्म दिया जहां पर सामाजिक व्यवस्था अधिकांशता विपक्ष के क्रियाकलापों में समाज के विभिन्न वर्गों का संतुलन है। न्यूर समाज और उसके आंतरिक संबंधों के बारे में इवांस पिचार्ड ने जो अंकन किया उसका सामाजिक संरचना की अवधारणा का दिशा में उन्होंने स्पष्ट किया। व्यक्ति संबंधी विचार से प्रारंभ करने के स्थान पर जैसा कि उन्होंने किया, इवांस पिचार्ड ने सामाजिक संरचना या समूह के रूप में देखना प्रारंभ किया था। सामाजिक संरचना से उनका आशय था समुदायों के मध्य उन संबंधों से है जो उच्च प्रकार की सामंजस्यता और स्थिरता वाले हों। संरचना समुदायों का एक सुव्यवस्थित संयोजन है,
ऐसा बताते हैं ये विचार। समुदायों का एक सुव्यवस्थित संयोजन है। व्यक्ति विशेष आता है और चला जाता है। वह समय के साथ नियुक्त होता है, समय के साथ आता है, प्रवेश लेता है और विलुप्त हो जाता है। उसका एक निश्चित जीवन होता है, किंतु समुदाय जैसा था लगभग वैसे ही रहता है। इसमें मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला जाता है। जीवन में मृत्यु की प्रक्रिया व्यक्तियों को अनुकूलित करती है, किंतु समाज की संरचना टिकाऊ है या स्पष्ट है। इस बात से प्रचार ने सामाजिक संरचना उन एकांशों के बारे में बताती है जो अधिकांशतया स्थिर है, अर्थात वह समुदाय है। संरचनात्मक स्वरूप से रटकर का आशय उसी से है जिसे इवांस प्रचार सामाजिक संरचना कहते हैं। इवांस प्रचार के अनुसार सामाजिक संरचना के भाग जिनमें संरचनात्मक संबंधों का वर्णन होता है समुदाय है, जो समय पर्यंत बने रहते हैं। उनके लिए सामाजिक संरचना एक अनुभाविक सत्ता नहीं है। व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों के अध्ययन से हम उनके समूहों को समझने की ओर बढ़ते हैं, और जब हम समूह के बीच संबंध का वर्णन करते हैं तो हम उनकी सामाजिक संरचना का भी वर्णन कर रहे होते हैं। इसलिए सामाजिक संरचना विद्यमान वास्तविकता का एक मनोविज्ञानी इसेंस होता है। यहाँ पर हम बात को ध्यान रखना चाहिए कि इवांस प्रचार के लिए सामाजिक मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा नहीं है, जैसा कि रटकर ब्राउन ने बताते हैं। हम आते हैं अब क्लाउड लेविस्टॉस एडमंड लीच का योगदान। इसमें क्या है, सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वाधिक जो अगर देखा जाए और विवादास्पद योगदान फ्रांस के संरचनावादी क्लाउड लेविस्ट्रास का था, जो अपने श्रेष्ठ काल्पनिक काल्पनिक नॉट साइंटिफिक मेथड एवं संगोत्री प्रणाली के अनुपस्थ सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। टोटल काल्पनिक का है व्यवस्था ये जो बताया उन्होंने। कहते हैं कि प्रकारवादियों के लिए समाज अनेक हिस्सों वाला एक जीवित प्राणी है जिसे विच्छेदित एवं वर्गीकृत किया जा सकता है, और दूसरी ओर यह संरचनावादियों के लिए उस भाषा का सादृश्य है। भाषा का सादृश्य है, भाषा के समाज से भाषा की जो रचना है वही इसकी रचना है। तो हमें समाज की अवधारणा करने में सहायता करने में भाषा के जो लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज का वो स्ट्रक्चर इसको मान लेते हैं। वो कहते हैं कि भाषाविद अनेक प्रयुक्त सिद्धांतों जो भाव को अर्थपूर्ण बनाते हैं, जिसके व्याकरण तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, यद्यपि उस भाषा को बोलने वाले इसके बारे में भी नहीं जानते। इसी प्रकार संरचनावादी सामाजिक व्यवहार के एक प्रदत्त अंश से जिसमें प्रयुक्त संरचना का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। संरचनावाद में स्थानांतरण दृश्य संव्यवहार से संरचना की तथा जैविक सादृश्य भाषा की ओर होता है। बर्नार्ड ने 2000 में कहा था। पुनः कहते हैं फिर लैंग्वेज को स्ट्रक्चर को उन्होंने बदल दिया, लैंग्वेज को उसमें शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास, शब्द सौष्ठव, हाँ उसका मीनिंग, उसका कॉन्टेक्स्ट, उनके उपयोग में लाई जाने वाली हो, तो उसके नाते वो भाषा के स्ट्रक्चर को ध्यान दिया था। पुनः संरचनावादी कहते हैं कि विभिन्न भागों के मध्य संबंधों का समूह उस कुछ में बदल सकता है जो उसके मूल रूप में भिन्न होता है जो पूर्व में था। रूपांतरण का भाव है, यह रूपांतरण का भाव है एक दूसरे में जो संबंधों की विशेषता की अपेक्षा संरचनात्मकता के मर्म में रहता है। एडमंड लीच ने इसको समझने का उदाहरण इस प्रकार दिया। संगीत के एक अंश को कई तरह की विविधताओं में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे लिखा जा सकता है, पियानो पर बजाया जा सकता है, फोनोग्राफी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड किया जा सकता है, रेडियो पर प्रसारित किया जा सकता है और अभिनय किया जा सकता है, हाल में अभिनय किया जा सकता है। प्रत्येक अवस्था में संगीत का अंश रूपांतरण की एक संपूर्ण श्रृंखला से गुजरता है। यह मुद्रित रूप में, अंगुलियों की गति के रूप में, ध्वनि के तरंग के रूप में, वेकलाइट के अंशों की नाली के आरोह अवरोह में, विद्युत चुंबक की कंपन में और इसी प्रकार अन्य चीजों में भी। किंतु संगीत के इन समस्त प्रकटीकरण में एक संरचना है, हालांकि वह एक दूसरे से भिन्न है, प्रत्येक अपने नियमों से आबद्ध है, कि उनकी संरचना एक सी है। इस तरह जब विभिन्न समितियों में विविधता होती है तब उनमें जो संगत है, सामान्य रह जाता है, वह उसकी संरचना है। लेवी स्ट्रॉस ने इसे अपनी एक कृति में
बहुत ठीक ढंग से इसको उल्लेखित किया है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी जातियों की तुलना भारतीय जाति प्रथा के साथ की। उन्होंने कभी भारतीय दृष्टि को, भारतीय अध्यात्म को, भारतीय इतिहास को देखना नहीं देखा उन्होंने। वहाँ की जनजातियों की तुलना यहाँ पे, यहाँ नहीं जानते, यहाँ की जो जनजातियाँ रही हैं, भारत की जनजातियाँ हैं, वो शुद्ध रूप से झूठ नहीं बोलती। उनके अंदर अनाथ की कोई संकल्पना नहीं है, राष्ट्रभक्त होती हैं। यहाँ की जनजातियाँ, भारतीय जनजातियाँ राष्ट्रभक्त होती हैं, राष्ट्र के उत्थान के लिए अपना जीवन कुर्बान देती हैं। और उन्होंने इसलिए यहाँ की आदिवासी, यहाँ की जो व्यवस्था को ना देख करके उन्होंने, लेवी स्ट्रास ने ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी की तुलना उन्होंने जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था क्या है? जाति ये ब्रिटिश समाज में जो उत्पन्न हुई है उसको देखा उन्होंने। जब विभिन्न प्रकार के जातियों उपजातियों का एक श्रृंखला ब्रिटिश साम्राज्य ने खड़ा किया है, तब देखा उन्होंने। वर्ण व्यवस्था से बेस्ड जाति व्यवस्था को उन्होंने देखने का प्रयास नहीं किया। एक प्रकार से स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को दिखाने का प्रयास किया लेवी स्ट्रास ने, जो कि शुद्ध रूप से अवैज्ञानिक है। वो शुद्ध प्रकार से एक लॉजिकल फैक्टिसिटी ना होकर के लॉजिकल भ्रम है। लॉजिकल की जो व्याख्या किया गया है, विभ्रम व्याख्या की गई थी। मैं स्पष्ट कहता हूँ, जिन लोगों ने भारतीय समाज को समझने की, भारतीय अध्यात्म को समझने की, भारतीय ऋग्वेद से जुड़े हुए अन्य भारतीय वेद या उनके बाद में जो साहित्य के माध्यम से इस समाज की व्याख्या की गई है, समाज को समझने का प्रयास किया गया है, विभिन्न प्रकार की उपवेद और विभिन्न प्रकार की संहिताओं में उपनिषद के रूप में जो है समझने का प्रयास किया, व्याख्यात किया गया है। इन लोगों को समझने का प्रयास नहीं किया है। ये पूरा शुद्ध रूप से एक काल्पनिक चिंतन लेवी स्ट्रास ने किया है। और लेवी स्ट्रास ने जो भी अध्ययन किया है सहभागी अवलोकन जातियों के बीच में रह के नहीं किया है। इसलिए प्रायः हम इनके जो उन्होंने उल्लेख किया है, जो संरचना का उल्लेख किया है और जो जातियों से और जनजातियों की तुलना में इन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है, वो शुद्ध रूप से बिल्कुल अवैज्ञानिक के रूप में इसको हम मानते आए हैं। तो 1953 में क्रोवर की एक एंथ्रोपोलॉजी टुडे में सामाजिक संरचना शीर्षक से छपे अपने प्रसिद्ध निबंध में लेवी स्ट्रास कहते हैं कि सामाजिक संरचना अध्ययन का क्षेत्र नहीं है या पूछताछ का कार्य क्षेत्र भी नहीं है। हम सामाजिक संरचना का अध्ययन नहीं करते, परंतु एक व्याख्यात्मक प्रणाली है और इसका प्रयोग किसी प्रकार के सामाजिक अध्ययन में किया जा सकता है। इसके ब्राउन के विपरीत लेवी स्ट्रास का कहना है कि सामाजिक संरचना शब्द का अनुभाविक वास्तविकता से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह उन प्रतिमानों का उल्लेख करती है जो अनुभाविक वास्तविकता से बने हैं। लिखते हैं, सामाजिक संरचना के अध्ययन का उद्देश्य प्रतिमानों की सहायता से सामाजिक संबंधों को समझना है। सामाजिक संरचना प्रतिमान है, या कहते हैं क्या है, सामाजिक प्रतिमान है, यह अध्ययन की एक पद्धति है। यहाँ लेवी स्ट्रास सामाजिक संरचना को अवधारणा को सामाजिक संबंधों से भिन्न मानते हैं। सामाजिक संबंध सामाजिक अनुभव का कच्चा आंकड़ा कहते हैं, यह मनुष्यों अनुभाविक और दृष्टव्य के मध्य संबंध है। सामाजिक संबंधों से ही सामाजिक संरचना बनाने वाले अधिमानों का निर्माण होता है। यद्यपि अधिमान कच्चे अनुभाविक वास्तविकता से निर्मित हैं, उन्हें उस स्तर तक नहीं गिराया जा सकता। किसी एक निर्दिष्ट समाज में सामाजिक संबंधों की समष्टि वर्णन की जा सकती है, किंतु सामाजिक संरचना एक मानव शास्त्र की अवधारणा है जो विश्लेषण के लिए बनी हुई है। हम एडमंड लीच कहते हैं, कुछ बताते हैं एडमंड लीच के बारे में। ब्रिटिश मानवशास्त्री एडमंड लीच ने भी प्रतिमान के रूप में सामाजिक संरचना के विचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि लेवी स्ट्रास और लीच के मध्य संरचना संबंधी उपागम में अनेक महत्वपूर्ण विभिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए लेवी स्ट्रास समय के हर एक बिंदु पर समस्त मानवीय समाज में प्रयुक्त संरचना, वैश्विक संरचना को खोज बाहर निकालने में इच्छुक थे। वहीं दूसरी ओर लीच ने स्थानीय या क्षेत्रीय संरचनाओं को समझने के लिए संरचना संबंधी पद्धति को अपनाया। फलस्वरूप लीच को न्यू स्ट्रक्चरलिस्ट, नव संरचनावादी कहा गया। लीच ने जिस सामाजिक संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित किया वह अनिवार्यता वैसी ही है जैसी लेवी स्ट्रास की थी, लेकिन लेवी स्ट्रास की बात लीच भी सामाजिक विश्व को विभिन्न ज्ञान शास्त्रात्मक
श्रेणियों में विभाजित करते हैं। सामाजिक अनुभव अर्थात सामाजिक संबंधों के कच्चे आंकड़ों तथा वे प्रतिमान जो इससे निर्मित हुए हैं, प्रतिमान अनुभूतमूलक नहीं हुए, वे मानव शास्त्र की सोच में तार्किक निर्माण हैं। लेवी स्ट्रास की भांति लीच ने भी मशीनी एवं सांख्यिकीय प्रतिमान के मध्य भेद किया, अर्थात जो कुछ आदमी कहते हैं और जो कुछ आदमी करते हैं कि सोच पर क्रमशः निर्मित प्रतिमान के माध्यम से हम समझ सकते हैं, किंतु मशीनी प्रतिमान को विधिपरक शासन और सांख्यिकीय प्रतिमान को सांख्यिकीय प्रतिमान के नाम से पुकारते हैं। लीच ने विधिपरक शासन और सांख्यिकीय प्रतिमान के जो मीनिंग दिए हैं वो अनिवार्यता वही है जो लेवी स्ट्रास ने मशीनी व सांख्यिकीय प्रतिमान में दिए हैं, किंतु दो महत्वपूर्ण भिन्नताएं भी हैं। प्रथम, लेवी स्ट्रास के अनुसार मशीनी और सांख्यिकीय प्रतिमान दोनों ही मोटे तौर पर समान सांख्यिकी विश्लेषणात्मक मूल्य वाले हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। लीच के अनुसार विधिपरक शासन और सांख्यिकीय प्रतिमानों को अलग अलग संदर्भों में लिया जाना चाहिए। एक विश्लेषण के अनुसार सांख्यिकीय प्रतिमानों को विधिपरक की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। हमें अपना अध्ययन मनुष्य के वास्तविक संव्यवहार उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों और अनुरूपता जिससे वह प्राप्त करता है से आरंभ करना चाहिए। दूसरा, लीच ने बताया कि मशीनी प्रतिमान और विधिपरक शासन संव्यवहार के गुणात्मक सिद्धांत हैं कि मशीनी प्रतिमान और विधिपरक शासन संव्यवहार के गुणात्मक सिद्धांत हैं। शास्त्रियां उनका समर्थन करती हैं, उनमें बल प्रयोग करने की क्षमता है। सांख्यिकीय प्रतिमान या मानक केवल व्यक्ति विशेष के संव्यवहार का सांख्यिकीय औसत है, उनके पास बल प्रयोग की शक्ति नहीं है। तो हम इन दृष्टि से देखेंगे तो दोनों में एक शक्ति का प्रयोग में हो सकता है और अन्य में मशीनी प्रतिमान में और इसमें नहीं हो सकता, सांख्यिकीय प्रतिमान में नहीं हो सकता है। मशीन एक सत्य का सूचक है और सांख्यिकी एक गुणागणित का सूचक है। सांख्यिकी औसत है और इसके पास बल प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। तो एडमंड लीच का यह है। तो सामाजिक संरचना की अवधारणा एक सुगत पहेली की तरह है, या शुद्ध रूप से मैं पुनः कहता हूँ हाइपोथेटिकल के रूप में इसको हम ले सकते हैं, हाइपोथेसिस के रूप में ले सकते हैं, लेकिन इसका एक वैज्ञानिक विश्लेषण करना आसान काम नहीं है। हालांकि एक इनिशिएशन किया इन लोगों ने, समझने का प्रयास किया, एक व्याख्यात्मक समझ के लिए समझने का एक अच्छा इन्होंने लोगों ने प्रयास किया है। हालांकि शुद्ध रूप से ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं जहाँ पर ना तो अध्यात्म है, ना वहाँ पर आनंदमय कोश है और ना वहाँ पे विभिन्न प्रकार की भारतीय दृष्टि है। केवल शुद्ध रूप से एक वस्तु के रूप में देखने का प्रयास किया, एक मशीन के रूप में देखने का उन्होंने संरचना का प्रयोग किया, जो कि मनुष्य के भावनात्मक पक्ष को प्रकट नहीं करता है। मनुष्य के मूल्य संबंधी जो उनके व्यक्तित्व का निर्माण है उसको समझने में समस्या पैदा होना स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हमको समय दिया। हालांकि ये जितने व्याख्या हैं, जितने भी इन लोगों ने सोशल स्ट्रक्चर पे इन्होंने योगदान दिया है, उसको हम लोग केवल एक समझने के दृष्टिकोण से अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। मानव समाज में चेंजिंग आया है, स्ट्रक्चरल पैराडाइम में चेंजिंग आई है, फंक्शनल पैराडाइम में चेंजिंग आई है। एक अध्ययन का विषय है, इस पे हम लोगों को अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।